हेलो दोस्तों। तो लेकर हम तैयार हैं ईवीएस के संभावित प्रश्न जो सीटीईटी परीक्षा और यूपीटेट की परीक्षा में आ सकते हैं। तो सबसे पहले कल जिन भी विद्यार्थियों का पेपर है सीटेट का उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मैं आपके लिए संभावित प्रश्न लेके आया हूं जो ईवीएस में आ सकते हैं या इस पैटर्न पे आ सकते हैं। तो आप लोग इस पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज ये इन्वायरमेंटल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में सक्सेस पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाते हैं, पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम। देखिए, अगर आप पिछले 4 से 5 साल का पेपर उठा के देखिए सीटेट का, तो आप देखिए ये क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल पूछा गया है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, लगभग लगभग हर साल पूछा गया है किसी न किसी फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर जब आर्टिकल 370 लागू हुआ और जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का जो दर्जा प्राप्त था वो हटा दिया गया, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइसलैंड हमारा ये क्या कहते हैं, ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी है, भारत के संघ शासित प्रदेश हैं। चंडीगढ़ हमारा भारत का संघ शासित प्रदेश है। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, ये सारे हमारे क्या है, संघ शासित प्रदेश हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा त्रिपुरा आएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो आएगा त्रिपुरा। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी न किसी तरह फॉर्म में आपसे पूछेगा, तो आप ये चीज का ध्यान रखिए। और राज्यों से संबंधित वो राज्यों की राजधानियों के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आंसर इज सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक है, हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो मोहनदास करमचंद गांधी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम सबको पता है कि जो हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिनकी देखरेख में बना वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जिनकी स्मृति में जिनके संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी पार्ट, सेकंड का सी पार्ट। ठीक है, और संविधान से रिलेटेड आपसे वो कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा संविधान से रिलेटेड चीजों को देख के जाइएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है थर्ड, अब देखिए राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ रहा है इसको आपको देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी जब 16 का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है तो वहां पूछा गया था कि कुरमाली जो हमारी लैंग्वेज है वो किस राज्य में बोली जाती है। कुरमाली लैंग्वेज झारखंड में बोली जाती है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गारो किस राज्य में बोले जाने वाली भाषा है। तो गारो हमारी मेघालय राज्य में बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, मेघालय राज्य में गारो बोली जाती है। बाकी आप एक बार डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं ये एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न आपका देखिए उसी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो अगर आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपका जरूर आपका एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गारो किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है, मेघालय। ठीक है, तो अब हम आपको
यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों से उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आप देखिए, बादाम, सूर्यमुखी आयल, सोयाबीन आयल। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है आंवला, सेब, संतरा। तीसरा ऑप्शन बादाम, पालक, नींबू, सेब, अमरूद और अनार। देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करने के तरीके कैसे ट्रिक आप अप्लाई करेंगे। देखिए, संतरा क्या है, सिट्रस फ्रूट है, तो इसमें विटामिन सी पाया जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। नींबू में सिट्रस फ्रूट है, तो विटामिन सी, ये भी नहीं हो सकता। अब आप देखिए, सेब, अमरूद, अनार और बादाम, सूर्यमुखी आयल और सोयाबीन आयल। तो आप ये देखिए कि जो बादाम और हमारे ये जो सूर्यमुखी आयल और सोयाबीन के तेल होते हैं, इनमें विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ई यहाँ पे पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। हमें डॉक्टर्स के पास जब विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाती है तो बादाम खाने को बोलते हैं, और इससे आपकी स्मरण शक्ति भी अच्छे से बढ़ जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि विटामिन ई प्रचुर मात्रा में बादाम, सूर्यमुखी तेल और सोयाबीन ऑयल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि लौह अयस्क किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है, विटामिन ए की प्रचुरता में वो आपसे 5-4 ऑप्शन दे देंगे, विटामिन बी। तो विटामिन आप अच्छे तरीके से देख के जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन कहता है कि भारत में अभ्रक उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, आज क्वेश्चन पैटर्न आपसे एक राज्य के बारे में नहीं पूछ रहा है, आपसे वो क्वेश्चन थोड़ा मोल्ड करके पूछ रहा है कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, तो आप देखिए, भारत में अभ्रक का उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो हमारे पास आंध्र प्रदेश की जो बेल्ट है, बिहार की जो बेल्ट है और राजस्थान की जो बेल्ट है, यहाँ पे हमारे अभ्रक का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान से, हमारे अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है ज्यादा, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और बिहार में। तो ये हमारा सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा, अभी 21 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें उड़ीसा के बारे में पूछा गया था कि सबसे ज्यादा एल्युमिनियम कहाँ होता है, उड़ीसा में पूछा गया था। तो 16 की जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि एल्युमिनियम कहाँ होता है। अभी यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भारत में अभ्रक उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन, पंजाब में हो नहीं सकता, उत्तर प्रदेश में होता नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, उत्तराखंड में होता नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फिफ्थ का, वो सी पार्ट रहेगा। भारत में अभ्रक उत्पादन करने वाले राज्य मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार में हमारे अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, तो भारत विश्व में अभ्रक उत्पादन करने वाले अग्रगण्य देशों में आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे वो अयस्कों के बारे में पूछ सकता है, सोना कहाँ पाया जाता है, और ये यूरेनियम, मतलब कई कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। तो कोयला की मुख्य रूप से खाने कहाँ है, तो ये आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में इंक्लूड करके जाइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि पौधे के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों पे विचार कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, ठीक है, और ये उसकी जड़ें हैं। ठीक है, ये हमारी सॉइल है, ये पत्तियां हैं। ठीक है, तो पूछा है कि
इनमें से जड़ों के कार्य क्या है? देखो जड़ों के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले वो पहला क्वेश्चन, पौधे को सहारा देना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर वो इस प्लांट को क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ह्यूमस, ह्यूमस क्या होते हैं, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन का भंडारण करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो ह्यूमस प्रदान करना तो जड़ों का कार्य नहीं है, लेकिन भोजन का भंडारण करना, संचित करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये कार्य है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि जड़ों के कौन कौन से कार्य हैं। तो जड़ों के कौन कौन से कार्य हैं, पौधे को सहारा देना, ये ए ऑप्शन किसमें किसमें है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो दो ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। ध्यान रखिए क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। तो फोर्थ ऑप्शन केवल ए और बी, नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी अपने आप एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, ए पौधे को सहारा देना, भोजन भंडारण संचित करना, और डी पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपसे प्लांट्स के बारे में इस तरीके से वो बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके बेसिक्स को चेक करेंगे। और एनसीईआरटी में जो क्लास फर्स्ट से लेके फिफ्थ में जो आपके बेसिक चीजें दी गई हैं, वहीं से आपको वो क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि आपको तो वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपको टीचर बनना है, तो आप टीचिंग के लिए आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत के मानचित्र में लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी और भोपाल मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि जब भी आपको इस तरह के सवाल आते हैं, क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ये बना लेना है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम वेस्ट। ठीक है, आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है कि लखनऊ को बैठा देना है यहाँ पे। लखनऊ के सापेक्ष पूछ रहा है शिमला और भोपाल की राजधानी क्या है। तो अगर मैं भारत का मानचित्र आपको देख के बताता हूं, ये भारत का मानचित्र है। ठीक है, लखनऊ भाई साहब यहाँ है। कहाँ है लखनऊ, ये देखिए लखनऊ कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये लखनऊ है, ये शिमला है। ठीक है, और ये हमारा भोपाल है। तो अगर मैं यहां से बात करूं, यहां पे एक ऐसे लाइन क्लियर कर दूं, ये देखिए ऐसे लाइन मैंने कर दिया, यहां में मैंने मानचित्र डाल दिया। ये क्या है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। तो लखनऊ के सापेक्ष शिमला क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ये देखिए डायरेक्शन है शिमला की, नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिमी दिशा में है। अब आप देखिए भोपाल कहाँ है, भोपाल ये है। ये कहाँ है, भोपाल ये है। तो ये क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो आपको कैसे कुछ सवालों को करना, ऐसे सवाल को करना कैसे है। हर साल एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए सबको सबसे पहले आपको मैप का अंदाजा होना चाहिए। तो मैप का अंदाजा आप लोग मैप लेके आप उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। मैप को 2-3 बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन वो हर बार आपसे पूछेंगे। ये लखनऊ है, लखनऊ के सापेक्ष शिमला की स्थिति और भोपाल की स्थिति वो पूछ रहे हैं आपसे। तो ये देखिए लखनऊ ये है, भोपाल क्या है, सीधे देखिए उत्तर पश्चिम दिशा में, और ये नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में भोपाल है। तो आप ऐसे सवालों को बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सवालों को ऐसे करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम में क्या है, शिमला है, और दक्षिण पश्चिम में भोपाल है। तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ठीक है, तो अगर मैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा के अनुसार बात करूं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की चर्चा की रूपरेखा के बारे में बात करूं, तो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 6 विषय कौन कौन से हैं जो सुझाए गए थे। तो 6 विषय हमारे कौन कौन से हैं? पहला हमारा क्या है? परिवार। ठीक है, परिवार यानी फैमिली। दूसरा उन्होंने बोला था भोजन। ठीक है, तीसरा इन्होंने बोला था पानी। चौथा उन्होंने बोला था आवास। और पांचवा उन्होंने बोला था यात्रा। अगर मैं एनसीएफ 2005 के ईवीएस पाठ्यक्रम में बताया था। और छठा उन्होंने बोला था हम चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक है, चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं उससे रिलेटेड उन्होंने बताया, ना तो पदार्थ के बारे में बताया, ना तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताया, चीजें कैसे काम करती हैं इसके बारे में नहीं बताया। और उन्होंने किसके बारे में बताया? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये 6 चीजों के बारे में एनसीएफ 2005 में ईवीएस पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग कुछ भी आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आपसे वो अगला सवाल पूछ रहा है, इन्होंने पूछा है कि आप एक एकीकृत ईवीएस क्लास के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो सवाल आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उन्होंने पूछा है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रदान कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत जवाब है। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, ये भी रॉन्ग आंसर है। इसमें जो सबसे सटीक आंसर रहता है कि आप इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लास को अगर चलाने के लिए कैसे करेंगे, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना बनाई जा सकती है। ईवीएस विषय क्या होता है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स को समेकित रूप से देख सकते हैं। तो ठीक है, क्या करना है आपको? विज्ञान, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस में जो एक पार्ट में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिला के आप इंटीग्रेटेड क्लास चला सकते हैं। तो बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, 9th का। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ईवीएस के ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल वो एग्जामिनेशन में पूछेंगे। ये ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, तो आपसे ये मतलब आना ही है। आप वो आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते, कॉन्सेप्चुअल है। तो आप इसको लॉजिक तरीके से आप देखेंगे और इसको सॉल्व करके सही आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गोज फॉर नेक्स्ट आंसर। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि धीरज जी ने अपने कक्षा 5th के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें श्वसन विषय पढ़ाने से पहले श्वसन तंत्र को बनाने को कहा। धीरज जी चाहते क्या हैं? धीरज जी अध्यापक हैं, वो चाहते क्या हैं? तो आप देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं अपने आप आंसर निकल के आएगा। धीरज जी का मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जब श्वसन विषय वो पढ़ाना चाहते हैं तो पहले विद्यार्थियों से श्वसन तंत्र बनाने को बोलते हैं। श्वसन तंत्र विद्यार्थी तभी बना पाएगा जब श्वसन के बारे में प्रॉपरली वो निचोड़ निकाल पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है,
तो इसमें जो पहला ऑप्शन कह रहा है परीक्षण करना कि विद्यार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, श्वसन से संबंधित विद्यार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, श्वसन की प्रक्रिया पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। देखिए कोई ड्राइंग की क्लास तो चल नहीं रही कि ड्राइंग के स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। श्वसन की प्रक्रिया पर मूल्यांकन करना, नहीं, अभी तो वो रूपरेखा बताई है उन्होंने। परीक्षण करना कि विद्यार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं कि नहीं, ये भी गलत है, आर्ट थोड़ी सीखना चाह रहे हैं। तो इसमें जो ये है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि श्वसन से संबंधित विद्यार्थियों के विचारों को प्राप्त करना और उनसे डिस्कस करना और उनसे लॉजिकली एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो बी ऑप्शन हमारा सबसे सही ऑप्शन है ऑन द गिवन सिस्टम में। तो इस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखेंगे, स्पेशली इन द ईवीएस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर साल आपसे ये पूछ रहे हैं। इन एवरी ईयर दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका घर ए पर स्थित है, आपका विद्यालय बी पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में रेलवे लाइन होने की वजह से आप सीधे नहीं जा सकते। पहले आप दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर बी पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। बी पर विद्यालय के सापेक्ष, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, बी पर विद्यालय के सापेक्ष आपका ए पर आपका घर कहाँ स्थित है। ये ए हो जाएगा अगर मैं इस पॉइंट को मान लूं, और आपका विद्यालय बी पर स्थित है। आप कैसे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बी, या ये आपका विद्यालय है, ये पॉइंट है आपका विद्यालय का, ये आपका घर है। आप सीधे भी जा सकते हैं, लेकिन सीधे आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई रेलवे लाइन है। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि आप दक्षिण में, मैंने आपसे कहा था कि आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले आप दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, ये देखिए आप 125 मीटर दूर दक्षिण में चले गए। उसके बाद 100 मीटर लंबा सुरंग पथ प्राप्त करते हैं, ठीक है, पूर्व में। तो भाई ये पूरब दिशा ये होगी, ये सुरंग पथ प्राप्त किया, कितना, 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद सुरंग पथ प्राप्त करने के बाद आप कह रहे हैं कि ठीक उत्तर में 125 मीटर चले और अपने विद्यालय पहुंच गए, 125 ये हो गई। ठीक है, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि बी के सापेक्ष आपका घर ए इतनी दूरी पे है। भाई ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 100 मीटर। चूंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, जब ये भुजा इसके बराबर है और तो ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी। यहां से आप डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है। ठीक, अब यहां के सापेक्ष कौन सी दिशा पड़ रही है, ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो बी के सापेक्ष आपका घर 100 मीटर ठीक पश्चिम में पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन। कुछ लोग 100 मीटर ठीक पूरब लगाएंगे, कुछ लोग इसमें उलझ जाएंगे। तो आप देखिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, और ऐसे सवाल आपको हर बार एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे और आपको गलती नहीं करके आनी है। ठीक है, कल धुआंधार आपके पास ये सवाल इस तरीके से आएंगे, लॉजिक दूसरा होगा लेकिन आपको करके सही आना है। ठीक है, अगली सवाल पे चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल उन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2021 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में नांगल डैम से नागरकोइल केरल के लिए बैठा। यह ट्रेन नांगल डैम से शाम को इतने बजे चली और इतने बजे मिनट पे नागरकोइल पहुंच गई। यदि नांगल डैम से नागरकोइल की मार्ग की दूरी 3100 किलोमीटर थी, तो ये बताइए आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग इसलिए नहीं लगाना है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैसे करना है,
यात्रा में औसत चाल पूछा है। तो औसत चाल क्या होती है मैं आपको बता दूं। कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, आप देखिए कुल दूरी कितनी है, 3100 किलोमीटर। 3100 किलोमीटर, ठीक है, 3100 किलोमीटर आपकी कुल दूरी है। और आपका समय कितना लगा, समय कितना लगा, आप देखिए 1945 से ट्रेन चली और 2145 पे पहुंची। ठीक है, अब आप देखिए 29 नवंबर को चली, तो 29 नवंबर को चली तो आपकी ट्रेन कब 29 नवंबर से क्या हुआ, 30 नवंबर कितना हुआ, 24 घंटे हो गए। 30 नवंबर से फिर 1 दिसंबर को फिर वो 1945 पे कितना हुआ, 48 घंटे हो गए। 48 घंटे के बाद फिर वो 2 घंटे और चली। ठीक है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, 50। ठीक है, 50 आवर समय लगा। अब आप इसको क्या कहते हैं, कट कर दीजिए, 5 6 32, 62 किलोमीटर पर आवर की औसत एवरेज स्पीड से ट्रेन हमारी मूव की। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चली। बस आपको क्या करना है कि जब भी आए पूछा जाए आपसे औसत चाल क्या है, तो कुल दूरी बटे कुल समय आप कर देंगे। और कुल दूरी कितनी है आपकी, 3100 किलोमीटर दी हुई है। और कुल टाइम क्या हुआ है, तो 24 घंटे, 24 घंटे, 29 दिसंबर से 30 दिसंबर, 29 नवंबर से 30 नवंबर, 24 घंटे। फिर 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक कितना हो गया, 1945 पे 48 घंटे। और 2 घंटे और ये 2145 पे, तो 48 दो 50 घंटे। और कुल समय हमारा 50, 3100 से डिवाइड कर दिया हमने, और हमें 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी ट्रेन चली है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से सवालों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन पीछे आगे करती है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें इसमें जो ये क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है, और एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिया गया है तो आपसे ये पूछा गया है। इस वजह से जो उल्लू है ये हमारा 360 डिग्री गर्दन को मूव कर सकता है। ठीक है, कौवा नहीं कर सकता, बसंत गौरी नहीं कर सकती, लेकिन मैना क्या है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, डी पार्ट। ठीक है, और उल्लू इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये मूव बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करता है लेकिन झटके से नहीं करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 13 का डी पार्ट। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर दिएगा। कौन सा पक्षी क्या करता है, शेर की स्मेल क्या होती है, शेर अपने शिकार को कैसे पकड़ता है, और मनुष्यों से तेज ज्यादा दूरी तक कौन देख सकता है। इस तरह के कई सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसमें देखो पूछा है कि राजस्थान में गांव मिट्टी के घरों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। मनाली में घर बांसों के खंभों पे बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे के मंजिल पे जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। आसाम में ग्रामीण लोग अपने ढाल छत वाले मजबूत मकान लकड़ी के बांस के खंभों पे जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई पे बनाते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा भी एनसीईआरटी के उस चैप्टर को पढ़ा है तो आप देखिए बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। राजस्थान में गांव मिट्टी के घरों जिनके ऊपर छत कटीली झाड़ियों की रहती है, बिल्कुल सही है। मनाली में घर बांसों के खंभों पे बनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, बिना खिड़कियों के घर बनाए जाते हैं, नीचे के मंजिल पे वो जरूरत का सामान जानवरों को रखते हैं,
बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है। असम में ग्रामीण लोग अपने ढाल छत वाले मजबूत मकान लकड़ी के बांस के 3 से 3.5 4 मीटर ऊपर गंभों में जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई पे बनाते हैं, और ये बिल्कुल सही। तो आपको कौन से स्टेट्स में किस तरीके के मकान बनते हैं, ये चीज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें पूछा है कि कौन सा सही कथन है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तेलंगाना के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि भारत के मानचित्र आपको अच्छे से देख के जाना है। तेलंगाना के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? तो आपको मैं दिखा दूं, इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चूंकि उड़ीसा हमारा समीपवर्ती राज्यों में नहीं आता, जो नेबर स्टेट्स हैं, उड़ीसा नहीं है हमारा। ठीक है, और तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन नहीं है? आप ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे? अगर आपको याद होगा तो आप कर सकते हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र। उड़ीसा यहाँ है तो उड़ीसा नहीं हो सकता। झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ये नहीं हो सकते, झारखंड इसमें बेमेल है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इंडियन मैप फिर से दिखाऊंगा। देखिए, तेलंगाना के अगर मैं नॉर्थ में बात करूं, तो नॉर्थ में हमारे पास दो स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा हल्के से टच कर रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश मेनली जो हमारे राज्य हैं। तो आप देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? हालांकि उड़ीसा बहुत छोटा सा पार्ट टच कर रहा है, ये छत्तीसगढ़ मेजॉरिटी टच कर रहा है, मध्य प्रदेश नहीं टच कर रहा है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक टच कर रहा है। ठीक है, कर्नाटक टच कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश साउथ में, कर्नाटक वेस्ट में, महाराष्ट्र नॉर्थ वेस्ट में, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो हमारे पास देखिए, अब आंसर आपको चूज करना है। कर्नाटक टच कर रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ टच कर रहा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा। और बाकी चूंकि उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और कर्नाटक, तमिलनाडु ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ये वाला हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मैप की अच्छी स्टडी करनी होगी, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस करके आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छापेली नृत्य हमारा किस राज्य के लोग करते हैं? ठीक है, छापेली नृत्य हमारा किस राज्य के लोग करते हैं? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको ये सब थोड़ा सा करके जाना पड़ेगा कि कौन से राज्य में कौन सा नृत्य होता है, कौन सा डांस होता है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, और वहाँ पे किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको करके जाना पड़ेगा, पढ़ के जाना पड़ेगा। और इसके लिए हम आप को एक सेपरेट सेशन आपको करा देंगे कि कौन से राज्य की कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा नृत्य है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे आपको वो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सी निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ठीक है,
ये क्या है, अम्ल वर्षा कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। वायुमंडल में जो उपलब्ध गैसें हैं, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ये एक और रिएक्शन करके H2SO4 बना लेते हैं ये, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारा ताजमहल का जो कलर है वो वहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, और मार्बल वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके येलो येलोविश होता जा रहा है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये जो करेक्ट ऑप्शन है 17 का बी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम पर ml घनत्व और 4 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान के लिए आपको क्या करना है, तो अगर मैं घनत्व की बात करूं, घनत्व द्री इज इक्वल टू m द्रव्यमान बटे आयतन, ये बहुत बेसिक सा फार्मूला है। तो आपसे वो m के बारे में पूछ रहा है, मास द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, ठीक है। इन्होंने घनत्व दिया हुआ है 20 ग्राम पर ml और आयतन दिया हुआ है 4 ml, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, कितना द्रव्यमान आ जाएगा, 80 ग्राम, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, आपको सिंपल इस फार्मूले को ध्यान रखना है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, कि अगर किसी वस्तु का घनत्व दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, या द्रव्यमान और घनत्व दिया हुआ है, आयतन पूछ रहा है, तो आप इस आंसर से इजिली कर सकते हैं, और इसका आंसर आपका 80 ग्राम, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत आसान से इस तरह से सवाल भी वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया। अहमद ने अपने छात्रों को उन बीमारियों पर समूहों में सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस प्रशिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रासंगिक नहीं है। नकारात्मक चीजें पूछ रहा है वो आपसे, सकारात्मक चीजें नहीं पूछ रहा है, नकारात्मक चीजें पूछ रहा है। तो आप देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नकारात्मक चीजें आपसे पूछ रहा है। अहमद ने अपने छात्रों को कहा कि आपके जो उन बीमारियों पर सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनमें उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे, तो पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए उसने कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। इसने समुदाय के साथ बात करने का अवसर प्रदान किया, ये तो सकारात्मक बात है। इससे बच्चों के वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। इससे समुदाय के उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वो समुदाय से इनका तात्पर्य नहीं था। समुदाय को हमारा यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक और विद्यार्थी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो आंसर है हमारा वो नकारात्मक है हमारा, ठीक है, जो प्रासंगिक नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आंसर डी हो सकता है, और ए और बी सारे प्रासंगिक हैं और सकारात्मक बातें कर रहे हैं जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अभी कोल मिनिस्टर ने हाल ही में जिलिंग लंगोटा लॉ एस्क ब्लॉक और गौली ओह एस्क ब्लॉक का उद्घाटन किया। ये भारत के किस राज्य में है। तो आपको क्या करना है कि एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। जैसे अभी उन्होंने इस बार 16 की शिफ्ट में ये पूछ लिया कि जो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नोएडा में जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लगाया था कि जो एयर पोल्यूशन को कम करेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छे से कम करेगा। नोएडा, एक ग्रेटर नोएडा में उन्होंने लगाया था। तो इस बात पे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में जिलिंग लंगोटा लॉ एस ब्लॉक और गौली लॉ एस ब्लॉक का उद्घाटन किया गया, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और तो अगर लॉ एस की बात की जाती है तो वो उड़ीसा में प्राप्त होते हैं। ये अभी हाल ही में खोजा गया है, लगभग 5,000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त होगा
और 2 से 3 हजार लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक छात्र अपने गांव के बारे में कहता है, मैं पहाड़ी इलाके से आया हूँ, हमारे यहाँ भरी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है। जब बहुत ठंड होती है तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। हमारे घर पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, यह जगह अवश्य होनी चाहिए। केरला तो नहीं होनी चाहिए, पहाड़ी नहीं है वहां पे। हिमाचल प्रदेश हो सकता है, असम भी हो सकता है, कश्मीर भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं बारिश की बात आती है तो असम में उतने पहाड़ नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन कट सकता है। चेरापूंजी में बारिश अच्छी होती है, ठीक है, बट पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कश्मीर नहीं हो सकता क्योंकि वहां बारिश उतनी ज्यादा नहीं होती। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, अगर मैं शिमला मनाली की बात करता हूँ तो आप जाके वहां इस तरह से देख सकते हैं कि बर्फबारी भी होती है, बारिश भी होती है, ठंड भी ज्यादा होती है। तो ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको लॉजिकली इसके आंसर्स इस तरीके से निकालना है। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट वहां उन्होंने दिया हुआ है, तो आपको समझ समझ के चीजों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन हमारे शरीर में बीमारियों को बचाते हैं, नीचे लिए गए कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे देखने की क्षमता कमजोर हो जाती है और हमें वीकनेस आती है। तो ये हमारी विटामिन ए स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से हमारे पास बोन डेंसिटी जो हमारी है वो वीक हो जाती है। तो ये आंसर हमारा सही नहीं है। आयरन की कमी से पीलापन आ जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी अगर होती है तो शरीर में पीलापन आता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विटामिन बी की कमी से हमारी भूख बढ़ने में मदद मिलती है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट उन्होंने पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट तो ये हो गया और रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो गया? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो चूंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल अलग दिए गए हैं, विटामिन डी की कमी से बोन डेंसिटी कम हो जाती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से भी हमें जो डिजीज हो जाती है वो ये नहीं है कि भूख बढ़ने में मदद मिलती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं एक तना हूं लेकिन जमीन के नीचे पाया जाता हूं, मुझे घावों पे इस्तेमाल करो, खाने में इस्तेमाल करो, मुझे सुनहरा मसाला कहा जाता है। ये देखिए, ये बहुत आसान आंसर है। अदरक नहीं हो सकता, लहसुन भी नहीं हो सकता, जमीन के नीचे पाए जाते हैं लेकिन घावों में इस्तेमाल इनका नहीं होता। केसर, केसर तो पंखुड़ियां होती हैं, जमीन के नीचे नहीं पाया जाता। तो हल्दी, हल्दी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने बेसिक सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सोवियत संघ रूस से नहीं ली गई है? पंचवर्षीय योजना ली गई है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, पंचायती राज्य लिया गया है, लेकिन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये नहीं ली गई है, ये हम जापान से ली गई है। ठीक है, तो आंसर इज डी। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों यूएसएसआर से ली गई हैं। यूएसएसआर जो सोवियत संघ है वहां से ली गई हैं, बट जो डी ऑप्शन है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली गई है। तो आंसर इज डी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सी संविधान की व्यवस्था कहां से ली गई है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखिए, पीपल के वृक्ष को बोध वृक्ष कहा जाता है, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली होती है, 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, इसका औसत जीवन काल इतना है। अब इसमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष नहीं है। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा वट वृक्ष है, जो बरगद का पेड़ होता है उसको हम लोग राष्ट्रीय वृक्ष बोलते हैं। और इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली होती है, ये भी गलत ऑप्शन है, इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली नहीं होती है। यह 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, ये करेक्ट है।
इसका औसत जीवन काल बिल्कुल सही है। तो जो इसमें कथन गलत है वो फर्स्ट एंड सेकंड है। तो 25th का हमारा ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन हमारा कहाँ से शुरू होता है? छोटी आंत से, आमाशय से, यकृत से, मुंह से? अरे भैया ऐसा नहीं होता। पाचन हमारा जैसे ही हम भोजन अपने मुंह में ले जाते हैं तो हमारा वो दांत और जीभों से वो जब हम उसको चूसते हैं तो लार में मिक्स होके जब हमारा यहाँ पे एंजाइम होते हैं वहीं वो पाचन शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो पाचन शुरू होता है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। बाकी इन सब स्टेज में तो वो बाद में जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि पाचन शुरू कहाँ से हो जाता है, तो मुख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए गलती नहीं करना है आपको। निम्नलिखित में कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है? तो ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें हमारा कौन कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं उसको, तो बिल्कुल प्रकाश प्रभावित करता है। अगर प्रकाश की तीव्रता हम बढ़ा देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, बिल्कुल। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ये 3 ऑप्शन सही है। वाष्पोत्सर्जन नहीं सही है। मौसम बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारा पूछ रहा है कि कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पोटेशियम और कोयला एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन है। सही कथन का चयन कीजिए जो जीवाश्म ईंधन के गुणों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। जीवाश्म ईंधनों का निर्माण पौधों और जानवरों के मृत अवशेषों से होता है। बिल्कुल, हजारों करोड़ों साल वर्ष पहले जो हमारे समुद्री जीव थे वो दबाव और की उपस्थिति में जब वो दब दब गए तो दब के वो एक्सपायर कर गए। और उसके बाद जब हाई प्रेशर और वहां पे क्या कहते हैं ट्रम्पे, मतलब जिस तरीके से सिचुएशन जनरेट हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ईंधनों में कन्वर्ट हो गए। तो उच्च तापमान और दाब के तहत बनते हैं, बिल्कुल सही है। इसको बनने में हजारों वर्ष लग गए, बिल्कुल सही है। ये कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन गलत है आपका। ये अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें, ये उनमें पाए जाते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे, इस तरह आपसे वो किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। फूलों की घाटी के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। उत्तराखंड में चमोली जिले के फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है। यह सींग वाले गैंडों का घर है। यह कम ऊंचाइयों वाली हिमालयी घाटी है। यह एक विश्व धरोहर स्थल है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पिथौरागढ़ चमेली जिलों को फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। ठीक है, यह सींग वाले गैंडों का घर है। यह कम ऊंचाइयों वाली हिमालयी घाटी है। ठीक है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। 1930 में अंग्रेजों को ने चमोली डिस्ट्रिक्ट को खोजा था और 1930 में चमोली डिस्ट्रिक्ट को खोजा था अंग्रेजों ने। और उन्होंने पाया था कि फूलों की एक बेहतरीन वैली है यहाँ पे, और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से डेवलप किया था, इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। ये काले भालू और लोमड़ियों का घर है। एक सींग वाले गैंडे यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इसका सही नहीं है। ठीक है, तो विच वन इज राइट आंसर? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट आंसर।
ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपसे किसी भी प्लेस के बारे में वो स्टेटमेंट देके आपसे कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हैं, तो आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि गुजरात में आद्विक की यात्रा के लिए विवरणों में सही कथन का चयन करिए। आद्विक गांधीधाम से वलसाड़ जाते हैं, आप देखिए ट्रेन से ही गए होंगे, तो सुबह 5:15 पे वो चल रहे हैं और अहमदाबाद गए, ट्रेन का स्टॉप हुआ, वडोदरा गए, सूरत गए और वलसाड़ वो पहुंच गए। आद्विक उसी दिन अपने गृहनगर वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आद्विक को जाने में कितना समय लगा। सुबह 5:15 पे गए और शाम को 5:23 पे पहुंचे, तो आप देखिए 12 आवर 8 मिनट लगे। ठीक है, तो टोटल 720 मिनट आद्विक को लगे जाने में। यात्रा का कुल समय 12 घंटे 8 मिनट है, बिल्कुल सही है। अब इन्होंने पूछा आद्विक उसी दिन अपने गृहनगर वापस आ जाएंगे, नहीं हो सकता, शाम को 5:23 पे गए हैं, अगर वो 12 घंटे और चलेंगे तो अगला दिन हो जाएगा। ठीक है, अगले दिन वो 5 बज के कुछ मिनट पे पहुंचेंगे, 5:33 पे पहुंचेंगे, अगर इसी रेट से वो चले तो क्या हो जाएगा, अगला दिन हो जाएगा, तो उसी दिन वो वापस नहीं आ सकते। ठीक है, औसत कुल दूरी कितनी है, 598 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात। ये देखिए डिस्टेंस 598 किलोमीटर है, बिल्कुल सही। औसत 40 यात्रा के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 49.23 के आसपास आएगी। तो उन्होंने क्वेश्चन कहा पूछा है लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इसी तरीके से आएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा कि इसको सीटेट के जो कमिंग डेज के एग्जाम होंगे ईवीएस में क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से वो पूछने वाले हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट कल सभी लोगों को एग्जाम के लिए। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नॉलेज शेयरिंग बहुत जरूरी है, नॉलेज जितनी ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। थैंक यू अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट।